असम में बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स या बंगाली मुसलमान या आसामीज़ मुसलमान के ख़िलाफ़ जो होते आ रही है, ये काफ़ी संगीन अपराध और संगीन जुर्म का रूप धारण किया है। ये आज की बात नहीं है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग 1905 बंगाल पार्टीशन से ये सिलसिला शुरू हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक तरफ, वहाँ पे बंटवारा हो चुकी है, सीमाएं बन चुकी है, सारी मसलाएं या काफ़ी हद तक सारी मसलाएं सुलझ चुकी है। लेकिन इन सभी जगहों पे, विशेषकर असम में, ये मामलात आज भी बहुत संगीन है। ये मामलात आज भी बेहद कंट्रोवर्शियल है। और ये कंट्रोवर्सी अगर आप देखेंगे तो ये सारा एक भाषा के इर्द गिर्द खेली जा रही है। एक ऐसी भाषा जिसकी पहले कोई बुनियाद नहीं थी, उतनी ऐतिहासिक रोग नहीं थी। अनडिवाइडेड बंगाल में हम लोग सब विभिन्न डायलेक्ट्स में थे, विभिन्न बोलचाल थे, अलग अलग बोली थे, अलग अलग श्रेय थे। पर क्योंकि लकीरें खींच गई ज़मीन में, और उस बेसिस पे आज जो राज्य सरकार है वो उस बेसिस पे संविधान का उल्लंघन करते हुए लोगों को घुसपैठिया घोषित कर रहे हैं। किन लोगों को? जो भारतीय नागरिक हैं, जो लोग इस तरफ रह गए, जिनका सिर्फ एक ही गुनाह है कि वो मुसलमान हैं। If I have to give a perspective further on this, वो ये है कि पहले there was this controversy के बाकी सारे विद्रोही आ चुके हैं, सारा बांग्लादेशी आ चुके हैं। हमारा भाषा, आसामीज़ भाषा आज ठेस पे है, आज चैलेंज पे है। मैं खुद नौगांव का हूँ, असम का, और हमारे यहाँ पर बाप, दादा, वालिद साहब, सब लोग ने एक ही बात कही थी कि हम लोग सब लोग ने कंसेंट दिया था कि हाँ आसामी भाषा होना चाहिए। और वो भी इसीलिए नहीं कि ये भाषा कुछ अलग है या हमारा कल्चर कुछ अलग है। हम लोग सबको लगा कि हम लोग यहाँ पे जबकि रह रहे हैं, बस रहे हैं, तो क्यों ना हो। हालांकि हमारे घरों में ये बोलचाल नहीं है। हम लोग कल्चरली, सोशली, फिजिकली भी हम लोग अलग हैं। उसके बावजूद हम लोग ने तहे दिल से ये चीज अपनाया। आप सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र वैली और बरक वैली का फर्क, अंतर। बरक वैली में लोगों ने इसका खिलाफ किया, बरक वैली में लोगों ने इंडोर्स नहीं किया, तो वो बंगाली प्रधान बनकर के रह गए और ब्रह्मपुत्र वैली में आसामीज बन के रह गए। उसके बावजूद ये मामला यहाँ पे थमी नहीं। उसके बावजूद ये मामला को बारंबार कम्युनल कलर दिया गया। और वो किस लिए दिया गया? वो इसीलिए दिया गया क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो गरीब है, वो बेबस है, वो लाचार है, वो सड़क पे है। आज कभी यहाँ पे बाढ़ आ रही है तो कभी वहाँ पे नदियाँ बह रही है। ये रह नहीं सकते, इनके कागजात नहीं होते। आप मुझे बताइए, अगर कहीं पे घर पे आपकी बाढ़ आई हो, आप अपना जिंदगी बचाएंगे कि कागज बचाएंगे? और उसी बेसिस पे बाकी हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं हो रही है। हमारे सामने ये एग्जाम्पल है। अभी हाल फिलहाल में जब बिहार में ये चीज़ करने गए हम लोग, वोटर्स रिवीजन, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, रीड्रॉइंग, उस बेसिस पे कितना बड़ा फसाद खड़ी हुई है। लेकिन यही चीज़ को लेकर के केवल और केवल सिर्फ असम में ये बात पे आ गया कि हम लोग यहाँ पे एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, सिटीजनशिप, हर एक आदमी का नागरिकता पे पूछताछ होगी। और वो जनरल असमीज पे वो पूछताछ नहीं हुई। वो पूछताछ अगर आपके सरनेम में
लेट मी टेल इट फ्रैंकली, अहमद लिखा हो, इस्लाम लिखा हो, रहमान लिखा हो, है ना, और आपके नाम पे कहीं उल हो, कहीं उर हो, और क्योंकि आपके दादाजी या वालिद साहब के स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो आपको डिवोटर करार गया। पहला कानून वो आया, उसे चैलेंज हुआ। किस बेसिस पे चैलेंज हुआ? वो किस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट गया था? क्योंकि गवर्नर साहब ने एक रिपोर्ट कहा था जिसका कोई साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं है, जिसका कोई साइंटिफिक फाइंडिंग नहीं है, कि इन्फिल्ट्रेशन इज गोइंग ऑन, इलीगल इमिग्रेशन इज गोइंग ऑन। इस बात पे कोई पुष्टिकरण, इस बात पे कोई रिसर्च नहीं हुई। IMDT हटाया गया, NRC was done by the Supreme Court itself। और जैसे मिस्टर टाइसन हुसैन ने भी कहा है कि ये प्रक्रिया इसलिए चलाई गई थी और हम लोग सब लोग साथ में इसलिए जुड़े थे कि हाँ अब ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी, मैं यहाँ का हूँ या वहीं का हूँ, और ये एक्सरसाइज देश में कहीं पे भी नहीं हुई है। इसके बाद आप लोग देखिए, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने का बस प्रस्ताव हुआ, बिल बनाया गया, तो देश भर में आंदोलन हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने दो शैली हो गए। एक शैली ये थी कि जो लोग जिस स्टेट में NRC हो चुकी है उनका पिटिशंस को अलग किया जाए, और जहां पे NRC एक्सरसाइज नहीं हुई है उनको अलग किया जाए। तो ये विभाजन क्यों किया गया? क्योंकि हमारे यहाँ पे अपेरेंटली नागरिकता की पुष्टिकरण हो चुकी थी। NRC एक्सरसाइज के बाद में आज क्या पहलू रह गया? आज सिटीजनशिप कार्ड चाहिए। बाकी देश में आधार, पासपोर्ट, इसी से काम चल जाती है, असम में नहीं माना जाता है। मेरे यहाँ पे अगर आपके पास 100 साल पुराने डॉक्यूमेंट है, जमीन जायदाद, उसे नहीं माना जाता है। कितने लोगों के फॉरेनर्स केसेस इसीलिए बस पेंडिंग है क्योंकि कोई भी कागजात वो दे, वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल उसे नहीं मानता है। और ये दल दल के ठोकरे खा खा कर, अगर ये कोर्ट में नहीं है तो ये कहीं नहीं है। कितने लोग ऐसे कर पाएंगे? फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ने NRC को रिकॉग्निशन दिया, कहा कि ये है, और इनके नंबर्स मैच नहीं हुए, तो आज वापस ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को लेकर के कहते हैं पुश बैक पॉलिसी पे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है AB अमसू के लिए, क्योंकि AB अमसू ने जो PIL दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट पुशबैक, जिसे फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी पुशबैक किया इन अ वे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये लिबर्टी देकर के पुशबैक की थी कि क्योंकि इंडिविजुअल केसेस है यहाँ पे, आप लोग इसे एग्जामिन करवाइए एट द लेवल ऑफ द हाई कोर्ट, और क्योंकि आर्टिकल 226 में इसकी स्कोप ज़्यादा वाइड है, आप वहाँ पे डिटेल में परख सकेंगे, जान सकेंगे, समझ सकेंगे। तो उस बुनियाद पे जब वापस हाई कोर्ट में हम लोग ने पिटिशन की है, और आज जब माननीय गुवाहाटी हाई कोर्ट में उसकी हियरिंग हुई, तो हाई कोर्ट ने ये बात ऑब्जर्व एंड डायरेक्शंस पास की है कि मई के महीने से ये सब कहाँ से चल रहे हैं, किस आधार पे चल रहे हैं। और आज सरकार को निर्देश भी दिया गया है कि आप बताएंगे, क्योंकि इसी पिटिशन के अंदर AB अमसू ने 21 लोगों की डिटेल्स दी है जो मिसिंग है इस पुशबैक पॉलिसी के तहत, इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल पुशबैक पॉलिसी के तहत। तो 1 सप्ताह का मोहलत दिया गया है जिसमें सरकार इसकी पुष्टिकरण करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि ये 21 लोग है कहाँ। सो इन अ वे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू AB अमसू फॉर योर एफर्ट्स। दूसरे मुद्दे, जब आप किसी को धकेल के नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, ये लोग गरीब हैं, मजबूर हैं, कभी इस कोने में बस जाते हैं, कभी उस कोने में चले जाते हैं। अच्छा, सरकार के ही कहने पर ये दूसरी जगह में उनको बैठाया गया है।
कभी कहा गया कि ये पब्लिक जगह है, कभी कहा गया ये पब्लिक लैंड है, आप यहाँ पे आप बस सकते हैं। 50 साल 60 साल हो गए इस बात को, लेकिन आज सरकार क्या कर रही है, रीमैपिंग कर रहे हैं। कल तक जो जगह पब्लिक लैंड नहीं थी, वेस्ट लैंड करार किया गया था, उसको आज फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दे रहे ओवरनाइट करके। ऐसा नहीं है कि वो फिर उसे फिर फॉरेस्ट लैंड के लिए ही यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया, इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के नाम पे सोलर पावर और तरह तरह के पावर प्रोजेक्ट्स में इसे डेडिकेट किया जा रहा है। पर सवाल ये है दैट दिस डेवलपमेंट इज फॉर whom? हम तो इस डेवलपमेंट में है ही नहीं, हमारी कहानी तो है ही नहीं इसमें, तो ये किसके लिए है? तो ये हम सब जानते हैं ये किसके लिए, पर बात यही है कि और कितना सहे और क्यों सहे। आए हर दूसरा दिन, आज हम लोग सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे घरों में शायद वो सवाल नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं जब वो उंगलियां हमारी तरफ उठेगी, जब वो हाथ हमारी तरफ उठेंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, हम लोग सब भी जानते हैं कि हमारे दूर अड़ोस पड़ोस कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर उठी है, इसीलिए आज आप आए हैं। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू and it requires to be examined not just legally but socially as well. In Re 6A करके जो जजमेंट आई थी, मैं वही पर ही बात इसको ख़त्म करना चाहूँगा। वो जजमेंट ने साफ कहा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात इस नतीजे पे पहुँची कि 1971 के बाद में अगर कोई आता है तो उन्हें आप फॉरेनर स्ट्रीम कह सकते हैं। 71 क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। उसी जजमेंट के अंदर, उसी फैसले के अंदर बहस के दौरान एक बहुत खूबसूरत बात निकली थी। वो ये थी कि यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स। आपको शायद हम पसंद नहीं है, आप शायद पसंद नहीं करते, आपको अच्छा नहीं लगता होगा कि पड़ोस में कोई गरीब मुसलमान बैठा हुआ है। सो दैट मे बी द केस, बट देन दैट कैन नॉट बी अ रीजन फॉर यू टू हैव एब्सोल्यूट टिरनी ओवर द एरिया। ये आपका जागीर नहीं है, ये आपका हक नहीं है कि किसी हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान से कहीं से भी आप उसे हटाएं, उसके फ्रीडम, उसके आज़ादी पे सवाल खड़ा करें, और सबसे बड़ी उसके हिंदुस्तानियत पे कोई सवाल उठाएं।